तो अभी हम इस वीडियो में देखते हैं एडवर्टाइजिंग बजट डिसीजन। तो कोई भी कंपनी जब एडवर्टाइजमेंट करती हैं तो उनको किस प्रकार के डिसीजन लेते हैं, उनका जो बजट होता है वो किस पे आधारित होता है, किस पे बेस्ड होता है। तो इसमें जो पहला टेक्निक है वो कॉम्पिटिटिव पैरिटी। कॉम्पिटिटिव पैरिटी है ना। तो कॉम्पिटिटिव मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, पैरिटी मतलब होता है समानता, है ना। तो यहाँ पे एक जो कंपनी अपना एडवर्टाइजिंग बजट डिसाइड करती है वो इतना बजट रखती है जितना उनके कॉम्पिटिटर रख रहे हैं। तो जो सेम प्रोडक्ट में या सेम सर्विस में जो बिलोंग करते हैं तो वो जितना बजट रख रहे हैं अपने लिए उतना ही कंपनी अपने लिए भी रखती है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बजट कंपनी डिसाइड करती है एडवर्टाइजिंग बजट, वो उतना बजट रखती है जितना उनके कॉम्पिटिटर बजट रखते हैं। जैसे सामने वाले ने अगर 5 लाख रखा तो वो भी 5 लाख एडवर्टाइजमेंट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये अपना कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है ना, या फिर कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होता है, इसलिए इसको अच्छा डिसीजन नहीं माना जाता है। तो ये एक मेथड है। सेकेंड मेथड है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मेथड। तो अफोर्डेबिलिटी मेथड मतलब बोल सकते हैं आप इसमें सामर्थ्यता है। तो यहाँ पे कंपनी उतना बजट लगाती है या फिर उतना पैसा खर्च करती है विज्ञापन पे जितने कंपनी के पास फंड होते हैं, है ना। तो वो अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के आधार पे ये एडवर्टाइजिंग बजट को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो कोई कंपनी मान लीजिए कि 1 लाख खर्च कर सकते 1 लाख लगाएगा, कोई 2 लाख लगा सकते 2 लाख लगाएगा, है ना। लेकिन ये एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट नहीं होता है ये, है ना। तो कंपनी को हो सकता है ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हो लेकिन कंपनी की शक्ति कम है ना। तो ये भी क्या होता है, ये फर्म के ऑब्जेक्टिव या फिर कंपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये नहीं होता है, ठीक है। थर्ड जो मेथड है वो अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो कंपनी के टर्नओवर का कुछ निश्चित प्रतिशत। तो यहाँ पे जो कंपनी अपना बजट निर्धारित करती है वो फिक्स कर दी कि 20% या 10% जो आएगा उसको विज्ञापन में खर्च करेंगे, ठीक है। तो एक फिक्स परसेंटेज फिक्स हो जाता है विज्ञापन के लिए। तो ये भी क्या है, एक विधि है जिसमें एडवर्टाइजिंग बजट को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये भी उतना अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो हो सकता है ज़्यादा हो लेकिन उसको कम प्रोडक्टर हैं, या हो सकता है कि कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, बजट का रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा ना हो लेकिन टर्नओवर का ज़्यादा परसेंटेज हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका लॉस हो जाएगा और अननेसेसरी आपका जो पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक विधि है लेकिन इसको भी उतना अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है। और चौथा विधि है बजट बेस्ड ऑन फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। बजट बेस्ड ऑन फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड, या फिर इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड मेथड बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव बेस्ड मेथड। तो इसको हम हिंदी में कह सकते हैं किए जाने वाले कार्यों के आधार पर बजट का निर्धारण या फिर उद्देश्य आधारित विधि, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक जो फर्म है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है या फिर जो काम को करने वाले हैं, है ना, हो सकता है कि उनको 2 महीने में 10% ग्रोथ उनको अचीव करना है। तो उसके हिसाब से फिर उसमें जो खर्चे लगेंगे, जितने एडवर्टाइजिंग करना हो, जितने होल्डिंग्स लगाने पड़ेंगे ना, तो उतना क्या करेंगे, बजट को निकालेंगे। जो काम करने वाले हैं उस हिसाब से उतना उनका बजट होता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। तो जो काम करने वाली होती है कंपनी तो उन सब काम को वो क्या करती है, कैलकुलेट करती है उसमें कितने खर्चे आएंगे और उतना उसका बजट रखा जाता है। तो इसको एक अच्छा मेथड कहा जाता है, अच्छा मेथड इसको माना जाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा भी है कि इनमें कौन सा बढ़िया मेथड है, बेस्ट मेथड है। तो आपका बजट बेस्ड ऑन फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड या फिर ऑब्जेक्टिव बेस्ड मेथड इसको माना जाता है। इसका जब हम अगला देखते हैं यह रिग्रेशन एनालिसिस। पांचवा होता है रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस के आधार पे भी हम बजट निकालते हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है कि जो पास्ट में जो डाटा होते हैं उन डाटा के आधार पे हम करंट में एडवर्टाइजिंग का बजट निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 2 वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि हमको
हमको सेल्स कितना चाहिए, उसके हिसाब से हमारा बजट कितना होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये y बराबर कितना हो जाएगा, ये a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो बजट है ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये क्या आपका ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो बजट में हम क्या करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या मिलेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा। एक मिनट, ठीक है, ये बजट आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो सॉरी ये इधर हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके आधार पे हम क्या निकालेंगे, सेल्स डिसाइड करेंगे। सॉरी, या फिर हम इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि आपको इसको कितना वैल्यू हम रखेंगे ताकि हमको कितना सेल्स हमको चाहिए। ठीक, तो सेल्स के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको वैल्यू को निकालते जाएंगे। तो पुराने ईयर का जो डाटा होगा उसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि हमने कितना बजट के हमको कितना सेल्स मिल रहा है ना, उस हिसाब से आपको जितना सेल्स चाहिए होगा उसके हिसाब से हम बजट रखते जाएंगे। तो पुराने डाटा के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमने कितना पहले बजट लिया था, कितना सेल्स मिला है, उसके हिसाब से जितना हमको टारगेट सेल्स होगा उस हिसाब से हमको बजट पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सॉरी इस प्रकार का हो जाएगा, ये पहले वाला ठीक था, y इज इक्वल टू ये। तो यहाँ पे हम सेल्स पुट करेंगे और हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बजट मिल जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पर जितना हमको सेल्स चाहिए या फिर जितना हमको प्रॉफिट चाहिए उसको हम यहाँ पे रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको बजट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रीवियस डाटा के बेस पे हम ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, उसके बेस पे आप जितना आपको प्रॉफिट चाहिए या फिर जितना आपको सेल्स चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना बजट निकालना है वो हमको निकल जाएगा। तो यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में ये दो ए और बी जो वैल्यूज़ हैं उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। तो जिन लोगों ने रिलेशन एनालिसिस पढ़ा होगा उनको पता होगा ये जो कांस्टेंट होते हैं इसका वैल्यू हम प्रीवियस डाटा से निकालते हैं। उसके बाद आपको जितना सेल्स चाहिए वो वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना एडवर्टाइजिंग बजट होगा वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो होता है आपका रिग्रेशन एनालिसिस जो कि पास्ट डाटा पर आधारित होता है। तो ये भी एक तरीका है जिसके आधार पे हमको कितना सेल्स चाहिए उसके हिसाब से हम वैल्यू रखेंगे, उसके हिसाब से आपको बजट मिल जाएगा। तो जो पुराने डाटा होंगे उसके आधार पे हम नया डाटा निकालते हैं। छठवां एडॉप्टिव कंट्रोल मेथड। एडॉप्टिव कंट्रोल मेथड, तो एडॉप्टिव कंट्रोल मेथड में क्या होता है कि जैसा मार्केट में डिमांड होता है ना, जैसे मार्केट कंडीशन चेंज होती हैं उसके अनुसार ही बजट का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो मार्केट क्या होते हैं कि मार्केट में जो डिमांड है वो कम ज़्यादा होते रहते हैं, है ना। जैसे अभी कोरोना टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्ट डिमांड कम हो गया है ना, तो इसलिए बहुत लोग उसका जो एडवर्टाइजमेंट उसमें कम कर रहे हैं, है ना। तो मार्केट कंडीशन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो डिमांड में चेंज होता है उसके हिसाब से मार्केट कंडीशन में भी चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंगली बजट में भी चेंजेस करते हैं। तो इसी को बोलते हैं एडॉप्टिव कंट्रोल मैथड। एडॉप्टिव मतलब हम समय मतलब ढलना हो जाते हैं ना, तो हम समय के हिसाब से क्या करते हैं, ढलते हैं। तो एडॉप्टिव कंट्रोल मेथड। और सातवां विधि है कॉम्प्रोमाइज मेथड। कॉम्प्रोमाइज मेथड, तो कॉम्प्रोमाइज मेथड में क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है और उसके हिसाब से एडवर्टाइजिंग बजट हम डिसाइड करते हैं ना। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं उसको हम जो ध्यान में रखते हैं वो फैक्टर्स होते हैं ना, ये सो मेनी फैक्टर्स आर कंसिडर्ड बिफोर डिसाइडिंग द एडवर्टाइजिंग बजट एंड दिस फैक्टर्स आर टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस कौन से हैं हमारे, ओके। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज मेथड होता है तो इसमें हम कुछ फैक्टर्स के आधार पे ये डिसाइड करते हैं कि हमको बजट कितना रखना है ना। हियर वी कंसीडर सो मेनी फैक्टर्स, जैसे हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है, साइज कितना है, लोकेशन क्या है, मीडिया कौन सी यूज़ करेंगे, इसके हिसाब से कितनी बार फ्रीक्वेंसी होगी हमारी एडवर्टाइजमेंट की, है ना। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए एडवर्टाइजिंग का एक डिसीजन लिया जाता है। तो ये सब जो विधि है इसको हम ध्यान में रखते हैं और ध्यान में रख के बजट को डिसाइड करते हैं, किसी भी एडवर्टाइजमेंट का बजट कितना होना चाहिए। तो ये सभी आपके एडवर्टाइजिंग डिसीजन को डिसाइड करते हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड एक मॉडल बना हुआ है उसको हम बोलते हैं एडा मॉडल। एडा मॉडल इसको दिया गया है, इट इज़ गिवन बाय
एल्मो लुइस, है ना। तो इसने इसको मॉडल को दिया है 1898 में इसको दिया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एडा का अटेंशन, इंटरेस्ट, डी से डिजायर एंड ए से एक्शन। तो इसमें ये कहा जाता है कि जब हम एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं या फिर हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल है वो कैसे इफेक्टिव हो सकता है, उसके लिए एक मॉडल दिया गया है ना। कम्युनिकेशन जो चैनल उसको हम डिवाइस करते हैं तो सबसे पहले लोगों का अटेंशन वो क्रिएट करे, अटेंशन को खींचे, है ना। उसके बाद लोगों में एक इंटरेस्ट पैदा हो, है ना। उसके बाद उस वस्तु को वो खरीदने की इच्छा प्रकट करें और उसके बाद उस वस्तु को खरीद लें, उस खरीदने के लिए एक्शन दें। तो आपका कम्युनिकेशन जो चैनल होता है उसको इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिए और जिसमें ये सारे गुण हों, और तभी वो बोल सकते हैं कि जो मॉडल होगा, कम्युनिकेशन चैनल होगा या फिर एडवर्टाइजमेंट होगा वो इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो इसमें हम इतना ही देखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।